हाँ भाई, आप लोगों को मेरी वॉल्यूम आ रही है? सब लोगों को ज्वाइन हो गए भाई? आस्था, आस्था, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सब लोग अपना माइक है वो म्यूट कर लें और अपना वीडियो है वो भी ऑफ कर लें सब लोग। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? आस्था, आवाज आ रही है आप तक मेरी? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अपना वीडियो बंद कर लें और अपना माइक म्यूट कर लें। ठीक है। अविनाश, अविनाश, आवाज आ रही है मेरी? अविनाश, आई एम ऑडिबल? हाँ, अविनाश पांडे, आवाज आ रही है मेरी आपको? ठीक है। आप लोग अपना माइक, जब भी मैं किसी का नाम लूं तो आप लोग अपना माइक है वो अनम्यूट करके और फिर मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी मैं किसी से कुछ पूछूं तो आप अपना माइक है वो अनम्यूट करें और बोलें। ठीक है, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तब आप वापस से उसको म्यूट कर दें सब लोग, है ना? ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बार अपना जो नाम है और उसके आगे प्रेजेंट अपनी अटेंडेंस लिखें भाई सब लोग। अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट, सब लोग अपनी अटेंडेंस लिखें। सबसे पहले तो अपना नाम लिखें और उसके आगे प्रेजेंट लिखें सब लोग। और मैं जिसका नाम लूँ वो अपना माइक है वो अनम्यूट करे और वही बोले। बाकी सब लोग अपनी अटेंडेंस लिखे भाई। राहुल तोमर, राहुल तोमर, अपना माइक अनम्यूट करो। हाँ जी सर। हाँ, क्या बात है, आज ऊप्स की क्लास लेट तक हो रही थी क्या? या हाँ सर, मैसेज किया था ना आपको मैंने। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है। आज नहीं, क्लास तुम्हारी शेड्यूल कब से होती है? 10 बजे से होती है ऊप्स की हाँ तो? सर, आज 2 आवर चली थी उनके। एक हो गया था, फिर दूसरा सेशन स्टार्ट किया था उनने। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। हम्म। हाँ, सब लोगों ने कर लिया ना? अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी सबने प्रेजेंट? ऐसा कोई स्टूडेंट रह गया हो तो बाद में एडमिट हो रहा हो तो ध्यान रहे भाई, किसने लेट ज्वाइन किया हो तो आप लोग ताकि कोई बाद में ये नहीं कहे कि सर मैंने ज्वाइन किया था, मेरी अटेंडेंस नहीं है उस दिन की। क्योंकि जो रिकॉर्ड में है उन्हीं लोगों की अटेंडेंस लगेगी भाई। हाँ, तो देखिए पिछले टर्न पे अपन जो कुछ एक्टिविटीज और अपन ने शायद अम्ब्रेला जो एक्टिविटीज हैं वो डिस्कस कर रहे थे। तो
हाँ, लास्ट टाइम में हमने जो डिस्कस किया था वो फ्रेमवर्क एक्टिविटी और अम्ब्रेला एक्टिविटीज डिस्कस की थी कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। तो देखिए जो हम जिस एसडीएलसी की बात करते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करते हैं, उसमें हम जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसके अंदर हम जनरली जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लेते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि जब भी हम अगर कोई सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और इनकी बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं उसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट फेज होते हैं: एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग और टेस्टिंग। ये 4 फेज आपको हमेशा याद रखने हैं। एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग और टेस्टिंग, ये 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। तो इसके अलावा अगर हम फेजेस की बात करें, तो जैसे कि इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फेजेस हो सकते हैं उसके अंदर। जैसे जैसे कि उसके बाद में डिप्लॉयमेंट हो सकता है, उसके बाद में उसके अंदर मेंटेनेंस हो सकता है, और इसके अलावा भी काफ़ी फेजेस हो सकते हैं। लेकिन ये 4 जो इंपॉर्टेंट फेज है, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये हमेशा वही रहेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं एसडीएलसी की। एसडीएलसी एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। आप इसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। अगर हम कोई सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इसी के भी आप पे हम जो एसडीएलसी है वो देखते हैं। अब एसडीएलसी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं अगर हम बात करें, तो देखिए मैंने आपको 4 फेजेस की बात की है। वो 4 फेजेस इसके अंदर देखिए आप लोग, मतलब इसके आप ये चीज़ें क्या है, वेरी करती रहती हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑथर और अकॉर्डिंग टू द पर्सन, उनका क्या कि नाम, थोड़ा नाम है वो कैटेगराइज या फिर वो अलग अलग तरीके से होता है। तो जैसे आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे उसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो आपको हो सकता है उस पहला फेज कुछ अलग मिले, फिर उसका नाम कुछ अलग मिले, फिर जैसे कि कम्युनिकेशन, प्लानिंग, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, जैसे हमने फ्रेमवर्क एक्टिविटी में देखा, सबसे पहला फेज था वो क्या था? सबसे पहला फेज फ्रेमवर्क एक्टिविटी के अंदर हमने देखा कम्युनिकेशन था, फिर प्लानिंग था, फिर एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इस तरीके से था। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये क्या थोड़ी थोड़ी डिफरेंट रहती हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 इंपॉर्टेंट फेजेस हैं एसडीएलसी के: एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चीजें होती है ये हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए एसडीएलसी इज बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसको हम बोलते हैं, इट मे बी ए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। दोनों एक ही चीज है, आप अलग अलग इसमें कंफ्यूज कभी मत होना। काफी स्टूडेंट है कंफ्यूज रहते हैं, एसडीएलसी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कई बार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एस भी लिखते हैं, एस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये, जो लोग अभी नए एडमिट हो रहे हैं मैंने उनको अलाउ कर दिया है, तो वो लोग भी अपनी अटेंडेंस लगा दें भाई। ठीक है, दूसरी चीज़ ठीक है, हाँ, जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर एसडीएलसी की जो बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, एसडीएलसी के अंदर बेसिकली अलग अलग फेजेस होते हैं। तो एसडीएलसी के अंदर अलग अलग जो फेजेस होते हैं उसके अंदर जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे इसके अंदर देखिए आप लोग, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं इसमें। इसके अंदर जो फेजेस आए हैं वो है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, एक फेज है उसका नाम है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद में है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद में सिस्टम डिजाइन, उसके बाद में है इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद में है इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, उसके बाद में है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। ये अलग अलग फेज भी हो सकते हैं, एक भी फेज हो सकता है। और लास्ट जो फेज बता रखा है वो है इवेल्युएशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो एसडीएलसी के अलग अलग जो फेजेस बता रखे हैं, जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेस बता रखे हैं, वो 7 फेज इसमें लिए हमने, जिसमें है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, या एनालिसिस, आप इसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोल सकते हैं, एनालिसिस भी बोल सकते हैं। उसके बाद में ये है डिजाइन फेज, फिर ये है इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए आप, इम्प्लीमेंटेशन को ही कोडिंग बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को ही कोडिंग बताए, कोई चीज को इम्प्लीमेंट करना, उसकी कोडिंग लिखना, ये हमेशा याद रखेंगे आप। इम्प्लीमेंटेशन
का मतलब कोडिंग होता है। अब आप इन चीज़ों को जो मैं वर्ड आपको बता रहा हूँ उनको ध्यान रखेंगे, बार बार इन चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कोडिंग। इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग मतलब उनको यूनाइट कर देना और टेस्टिंग करना उसकी, ठीक है, और उसकी मेंटेनेंस करना, उसको इंस्टॉल करना, ये और इवेल्युएशन, ठीक है। ये सातों फेज आपको एकदम से दिख रहे हैं कि एसडीएलसी में कौन कौन से फेजेस हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आप इसके अंदर देखिए कि कौन से फेज की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा फेज क्या करता है इसके अंदर। तो देखिए बेसिकली एसडीएलसी क्या चीज होती है, एसडीएलसी हैज द डिफरेंट फेजेस फ्रॉम द starting primary investigation to the analysis, design, coding, testing, maintenance, evaluation, all these things include by the SDLC, ठीक है। अब जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात हम कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, कौन कौन सी चीजें वो कवर करते हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, उसके अंदर आएगा आपका जो प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उसका क्या गोल है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका कितना पैसा लगेगा, व्हाट इज द कॉस्ट, what is the time duration it will take, then the submit the plan with suggestions, मतलब हम लोगों को प्लान देना है कि भाई ये एक्शन प्लान रहेगा, ये इसके अंदर ये चीज़ें रहेंगी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी, ठीक है। फिर उसका स्कोप, नेचर एंड उसके स्कोप से रिलेवेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके अंदर रहेंगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर हम क्या रिसोर्सेज चेंज कर सकते हैं, क्या हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्या उसके एडवांटेज रहेंगे, क्या उसके डिसएडवांटेज रहेंगे, इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जिसको हम बोलते हैं वो आता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये फेज है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का। अब देखिए आप लोग, ये आपने जो पिछली बार फ्रेमवर्क एक्टिविटी पढ़ी थी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे। हमने पढ़ा था फ्रेमवर्क एक्टिविटी अभी पिछले टर्न पे। ये देखिए इसमें भी हमने यही सारी चीजें पढ़ी हैं। अब देखिए आप लोग, ये जो दो चीजें हैं कम्युनिकेशन और प्लानिंग, ये देखिए कम्युनिकेशन और प्लानिंग, ये दोनों फेज आप इस तरीके, जैसे इसमें अलग अलग तरीके से बताए हुए हैं, इसमें ये जो दोनों फेज हैं ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो है उसके अंदर आ गए। जो कम्युनिकेशन और प्लानिंग है वो दोनों प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो है ये जो उसके अंदर हमने इसके अंदर इसको इंक्लूड कर दिया। ये देखिए इसके अंदर, तो इसके अंदर जो कम्युनिकेशन जो भी हुआ, कम्युनिकेशन मतलब जैसे आपने प्रोजेक्ट किस तरीके से लाए, कैसे कम्युनिकेट किया, फिर कितना पैसा लगेगा, उसकी क्या प्लानिंग की, कितने क्या रिसोर्सेज लगेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, क्या उसका एक्शन प्लान रहेगा, क्या उसका टाइम रहेगा, सारी चीजें उसके अंदर, और उसको हमने नाम दे दिया है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब इसको आप अलग अलग नाम दे सकते हो, कोई दूसरी बुक है उसके अंदर अलग नाम, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, अलग अलग दिए फेजेज हो सकते हैं, इसके अंदर कुछ और भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है पहला फेज। जैसे उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड फेज है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब उस जो काम हम कर रहे हैं, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका पूरा एनालिसिस, मतलब उसका ओवरऑल एनालिसिस। अब एनालिसिस के अंदर क्या क्या आएगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस को करते हैं। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस उसके अंदर देखी जाती है कि इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, तो कौन कौन सी, तो इसको बोलते हैं हम जैसे कई बार तो एसआरएस बोलते हैं, एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो उसके अंदर जैसे स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगे उनके, आप कौन सा क्या उसके अंदर टूल्स काम में लेंगे, उसका क्या कौन सा स्पेसिफिकेशन रहेगा, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगे, ठीक है। वो सारा का सारा है उसका अलग अलग जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके अलग अलग तरीके से उसके अंदर आप उसका पैटर्न भी अलग अलग होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या हार्डवेयर टूल्स काम में ले सकते हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो स्पेसिफिकेशन रहेंगे वो, इसको बोलते हैं एसआरएस। तो ये एनालिसिस फेज है। एनालिसिस फेज में हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है, हमेशा याद रखें आप लोग। एनालिसिस जो फेज है इसके अंदर हमेशा क्या किया जाता है, रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में उसको स्पेसिफाई किया जाता है, इसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट आती है, किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम सेकंड जो थर्ड फेज है इसके अंदर, थर्ड फेज की बात करते हैं, इसमें आता है डिजाइन फेज। डिजाइन फेज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, डिजाइन फेज के अंदर आता है जो काम हम कर रहे हैं, मान लो हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट किस चीज का बना रहे हैं, मान लो हम एक कोई रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमको पूरी डिजाइनिंग करनी होगी। डिजाइनिंग मतलब कोडिंग से पहले, कोडिंग से पहले मतलब उसके अंदर ये मॉड्यूल बनेगा,
ये कस्टमर का मॉड्यूल बनेगा, उसके अंदर फिर किस तरीके से रिजर्वेशन होगा, तो उसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी क्लासेस बनेंगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनेंगी, वो सारा का सारा वो डिज़ाइनिंग फेज के अंदर आता है। तो डिज़ाइनिंग के अंदर आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी आता है, आपने पढ़ा है फ्लो चार्ट डायग्राम पढ़ा है आपने, फ्लो चार्ट उसके अंदर आता है, आपने पढ़ा है डेटा फ्लो डायग्राम, आपने उसमें पढ़ा डेटा फ्लो डायग्राम आता है, उसमें आपने यूएमएल डायग्राम पढ़ेंगे आप, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज वो पढ़ेंगे आप, वो आता है। आप उप्स पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, उसमें आप क्लास डायग्राम पढ़ेंगे, वो आता है। उसमें आप ऑब्जेक्ट डायग्राम पढ़ेंगे, वो आता है। उसमें आप स्टेट चार्ट, मशीन डायग्राम और खूब सारे डायग्राम होते हैं, वो सारा। तो ऑल द डिजाइनिंग फेज विल बी कवर्ड इन द डिजाइन फेज। ठीक है, तो ये डिजाइन के अंदर आएगा सब कुछ। उसके बाद में नेक्स्ट फेज है, वो है इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कोई चीज को एग्जीक्यूट कर देना। आपने एक काम किया, उस घर को आपने मतलब आपने एक घर है उसके बारे में प्लान किया, ये घर बनाऊंगा मैं, इतने दिन में बनाऊंगा, इस तरीके से बनाऊंगा। फिर आपने आर्किटेक्चर से उसका नक्शा बनवा लिया कि दिस इज द फाइनल मैप फ्रॉम द आर्किटेक्ट। फिर आफ्टर आफ्टर दैट वी विल एग्जीक्यूट द टास्क, मतलब उसके अंदर एग्जीक्यूशन आता है। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूशन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, या इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कोडिंग। तो कोडिंग पार्ट है, उसका एग्जीक्यूशन होगा। जैसे आप लोगों ने जो प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको कोई कहे कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कीजिए, ये करिए, आप उस प्रोग्राम को बनाते हैं, आप उसको कंपाइल करते हैं, आप उसको फिर उसको रन कराते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, आपकी वो EXE फाइल बनती है, फिर वो रन हो जाता है प्रोग्राम की। तो ऑल द कोडिंग पार्ट विल बी कवर इन द इम्प्लीमेंटेशन। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। उसके बाद उसकी होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग तो इसके अंदर साथ में एक इंटीग्रेशन भी दिया हुआ है, ये एक अच्छी बात है। हालांकि हम इंटीग्रेशन पार्ट को कंबाइंडली भी ज्वाइन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो जो चीजें हमने कंपोनेंट अलग अलग बना दिए हैं, अलग अलग डिजाइन के, उसको एक जगह कंबाइंड कर देते हैं। अब इस पेज को आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे नहीं भी रखें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसका ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में हम जो टेस्टिंग होती है, इसकी अलग अलग लेवल पे टेस्टिंग होती है। अब आप कहेंगे अलग अलग लेवल पे टेस्टिंग कैसे होती है? तो सबसे पहले जो एक कंपनी जिसने ये चीज़ बनाई, तो वो कह रहा है कि जैसे मैंने एक मॉड्यूल बनाया छोटा, तो उस मॉड्यूल को टेस्ट करूंगा। एक प्रोजेक्ट में से एक मॉड्यूल बनाया आपने, उस मॉड्यूल को आप टेस्ट करेंगे कि भाई ये काम सही कर रहा है क्या। पहले तो बनाने वाला उसको कर रहा है, फिर पता चलता है हाँ ठीक है काम कर रहा है, या फिर पता चलता है कि नहीं ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। फिर आप क्या करेंगे? फिर उसके चेक करने के बाद में आप फिर उसके बाद में आप दूसरे तरीके से देखेंगे कि भाई ठीक है मेरी तरफ से ओके है। तो आपकी फिर उसके बाद में वो कंपनी है, जो पर्टिकुलर कंपनी, वो चेक करेगी कि भाई ठीक है ये मॉड्यूल इन्होंने बना के दिया, ये काम कर रहा है क्या, या ये सॉफ्टवेयर इन्होंने मान लो फिर ओवरऑल सिनेरियो में हर मॉड्यूल की टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो वो अलग अलग होती है। एक होती है यूनिट टेस्टिंग, एक होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट मतलब एक यूनिट की टेस्टिंग जो आपने काम किया। इंटीग्रेशन मतलब सब यूनिट को आपस में कंबाइंड करके फिर वो सही तरीके से काम कर रहा है क्या। मतलब जैसे आप कंप्यूटर की बात करें तो एक कंप्यूटर में CPU अलग तरीके से काम कर रहा है तो उसकी टेस्टिंग हो गई, उसका मॉनिटर अलग तरीके से काम कर रहा है उसकी टेस्टिंग हो गई, उसके बाद में कीबोर्ड अलग तरीके से काम कर रहा है उसकी टेस्टिंग हो गई, माउस अलग तरीके से काम कर रहा है उसकी टेस्टिंग हो गई। ये सारी की सारी चीज़ें एक बार तो इनकी अलग अलग टेस्टिंग करो, फिर ओवरऑल सिस्टम को आप लोग एक बार कंबाइंड कर देंगे, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। एक उसको जिसने बनाया उसने टेस्टिंग की, फिर एक उस कंपनी ने टेस्टिंग करती है। एक होता है एंड यूजर टेस्टिंग। एंड यूजर टेस्टिंग जो इसका मतलब होता है जब आप उस जो चीज़ आपने बनाई है उसको आप जब आप मार्केट में लेके जाएंगे, तो मार्केट में क्या होता है उसकी एंड यूजर टेस्टिंग होती है। एंड यूजर टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, कस्टमर ये बताता है कि जो चीज़ आपने बनाई वो सही बनाई या नहीं बनाई, वही टेस्ट करता है उसको। तो एंड यूजर टेस्टिंग उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेस्टिंग हम धीरे धीरे पढ़ेंगे किस किस तरीके की, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, यूनिट, इंटीग्रेशन, अल्फा, बीटा, इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं कि कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, तो वो सबको। ठीक है, उसके बाद में वो जो काम आपने जो किया है उसके बाद में उसको हम इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल कर देंगे, भैया हमने बना दिया है, टेस्ट हो गया है, ये ओके है ये सॉफ्टवेयर, और अब हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करके हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं इसको, और डिप्लॉय करके फिर उसके बाद में अगर उसमें कभी कोई दिक्कत आती है तो
उसके अलग अलग तरीके से उसकी टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग के बाद उसके अंदर उसकी मेंटेनेंस, टेस्टिंग के बाद में हम जब उसको डिप्लॉय कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको मेंटेन भी रखते हैं। तो मेंटेन के लिए हम क्या करते हैं कि जो एएमसीज वगैरह देते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, कि भाई 1 साल के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर को देखता रहना है कि भाई आपको 1 साल तो ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके बाद में इसके अंदर जैसे कि आप चाहें तो उसके अंदर अलग तरीके से उसका चार्ज भी ले सकते हैं। तो इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग कंपनी के ऊपर डिपेंड करती हैं सारी की सारी चीज़ें, कि भाई इसके अंदर क्या कंडीशंस आप लेंगे, क्या कंडीशन आप लगाएंगे, इसके अंदर मेंटेनेंस का किस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस का भी आप जनरल मीनिंग समझिए। मेंटेनेंस का मतलब होता है उस चीज़ को उसी पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जैसे आपने तैयार किया, उसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से उसको चालू रखना और उसको मेंटेन रखना, ये मेंटेनेंस के अंदर आता है। ठीक है, फिर उसके अंदर इवेल्युएशन जो है, उसके अंदर इवेल्युएट मतलब उस चीज़ को अलग अलग तरीके से। अब ये देखिए, ये भी एक टेस्टिंग का ही पार्ट है वैसे तो, लेकिन टेस्टिंग के अंदर मतलब इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है इवेल्युएशन का, कि मतलब हम देखते हैं कि ये चीज़ औरों से बेटर कैसे है। मतलब और तो आप जब भी जैसे कोई बैंक है, आपने बैंक की ऐप पे काम किया, आपने कोई भी ऐप जो आप ऐप काम में लेते हैं मोबाइल, वो लास्ट में आपसे फीडबैक लेते हैं, फिर पता चलता है अच्छा ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, अच्छा ये वाला, क्योंकि एक ही तरीके के 500 1000 सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, लेकिन फिर उनमें से जो जो कंपटीशन में मतलब जो कंपटीटर, अगर आपके ज़्यादा जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उसके अंदर उसी तरीके के कंपटीटर होते हैं, तो वो कंपटीशन के अंदर जो जो प्रोजेक्ट है उनके बिहाफ पे आपकी फिर फीडबैक और इवेल्यूशन लिया जाता है कि भाई ये प्रॉपर किस तरीके से किस फील्ड के अंदर। तो ये सारे के सारे फेजेज होते हैं, ये इसके अंदर जो एसडीएलसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 4 फेज इंपॉर्टेंट है वो चारों एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग। ठीक है, ये सब चीजें बार बार हम ये 4 नाम है बार बार डिस्कस करेंगे। बार बार ये 4 नाम है, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स लिखा हुआ, कोडिंग और टेस्टिंग, ये 4 नाम हम बार बार लेंगे। ये 4 फेजेस, मेन 4 फेजेस होते हैं। अगर आप कोई भी बुक रेफर करें, कुछ भी पढ़ेंगे, आपको कुछ एसडीएलसी के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं, एसडीएलसी जो लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, उसके अंदर कौन कौन से फेज होते हैं, तो आपको बताना है एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग। ठीक है, ये सब कुछ। तो और बाकी ये फेजेस हैं, जैसे आपने शुरू के फेजेस पढ़े हैं, उसमें कुछ ऐड हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द राइटर। आप अगर सोमरविले पढ़ेंगे उसमें थोड़ा अलग है, अगर आपको दूसरी बुक पढ़ेंगे उसमें थोड़ा अलग है, ये सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, तो रोशनी सोनी, रोशनी सोनी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? रोशनी, रोशनी सोनी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, कौन कौन से फेजेस होते हैं एसडीएलसी के, इंपॉर्टेंट फेज कौन कौन से होते हैं एसडीएलसी के अंदर? एसडीएलसी में मैंने अभी बताया कौन कौन से फेज इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने इसमें काफी सारे फेजेस देखे, इसमें इंपॉर्टेंट फेज कौन कौन से होते हैं? ठीक है, म्यूट कर लीजिए माइक को। वंदना, वंदना, वंदना मेरी आवाज आ रही है वंदना को? वंदना सुन पा रहे हो मेरी आवाज? नहीं आ रही वंदना मेरी आवाज? प्राची बिरला, प्राची, हाँ प्राची, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेज होते हैं? हाँ बताइए। सर एनालिसिस, गुड, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, म्यूट कर लीजिए अपना माइक। देखिए, ये मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ, जब भी आप ये चीजें पढ़ेंगे, अब आपके जिंदगी भर ये चीजें चलेंगी आगे की तरफ, आगे की तरफ चलेंगी, तो ये जो फेजेस हैं इनमें इनके नाम, जैसे कि आप कोडिंग की बात कर रहे हैं, कोडिंग को अलग अलग नाम दिया जाएगा।
कोडिंग का इम्प्लीमेंटेशन, डिप्लॉय, डेवलपमेंट, ये अलग अलग तरीके, लेकिन उसका मतलब कोडिंग ही है, आप याद रखें इस चीज़ को। तो ये जो नाम है, ये फेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, ये फेज होना जरूरी है। यानी कि इसके अलावा आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ कम भी कर सकते हैं, वो चल जाएगा, लेकिन ये जो 4 फेज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज हैं। ठीक है, ये इसीलिए बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए बार बार ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं हम। देखिए, जैसे कि एक डायग्रामिक अप्रोच के अंदर, जैसे कि हमने जो अभी डिस्कस किया है, उसके अंदर ये जो हम SDLC जो है, उसके अंदर जो फेजेस हमने बात की हैं, उसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। देखिए, हम जिन फेजेस की बात कर रहे थे उनको पहले आप देखिए। ये रहा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये रहा एनालिसिस फेज, ये एक इम्पोर्टेंट फेज है। ये रहा डिज़ाइन फेज, ये डिज़ाइन फेज, एनालिसिस, फिर ये डिज़ाइन, फिर ये रहा कोडिंग, ये रहा कोडिंग, डेवलपमेंट, इसको कोडिंग फेज बोलते हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन फेज बोलते हैं। फिर ये रहा टेस्टिंग, ये टेस्टिंग फेज, ये टेस्टिंग फेज। ठीक है, अब आप ये टेस्टिंग फेज देखिए। अब ये जो 4 फेज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 फेज है इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा भी कुछ फेजेज हो सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर ये जो आगे का जो कुछ फेजेस दे रखे हैं, जैसे कि इसके अंदर इसने इम्प्लीमेंटेशन और ये अलग अलग फेजेस दे रखे हैं, ये वेरी करते रहते हैं। मैं आपको डायग्राम जो है ये इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी SDLC पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्या है कि धीरे धीरे आप लोग कहेंगे कि सर इसके अंदर ये फेज एक्स्ट्रा थे, इसमें ये फेज ज़्यादा थे, इसमें ये फेज कम थे। तो हो सकता है इससे कुछ ज़्यादा चीज़ हो, लेकिन ये 4 जो फेज हैं वो हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। 4 फेज। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे इसके अंदर कोई प्लानिंग हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे कोई उसके अंदर हमने पढ़ा जो प्लानिंग और कम्युनिकेशन को कोई प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी डाल सकते हैं। जैसे इसके अंदर इनिशिएशन, जैसे आप देखिए इनिशिएशन में डाल दिया, इनिशिएशन मतलब इनिशिएट करेंगे। फिर डेवलपमेंट, जो सिस्टम डेवलपमेंट जो कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है, उसके अंदर इन्होंने जैसे कुछ इसकी बाउंड्री, स्कोप और ये सब चीज़ें डाल दी हैं। फिर इसके अंदर प्लानिंग, और ये प्लानिंग के अंदर सारी चीज़ें प्लानिंग करना। ठीक है, ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं उसके अंदर डिप्लॉयमेंट, फिर उसके अंदर मेंटेनेंस, और उसके अंदर काफ़ी सारी इवेल्युएशन और बहुत सारे फेजेस होते हैं। लेकिन ये जो 4 फेज जो हैं, उन 4 फेज ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज हैं। ठीक है, तो SDLC के अंदर मैं आपको एक बार आपकी आपके जो बुक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उस बुक के अंदर क्या चीज़ें क्या क्या दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन ये आप मेरे को हमेशा जब भी बताएंगे, जब भी SDLC का जिक्र होगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें उसमें। अच्छा, कौन सी चीज़ें क्या क्या आती हैं ये आपने देख लिया कि भाई किसमें क्या क्या चीज़ें आती है। अब हम बात करते हैं एक मॉडल की, एक पर्टिकुलर मॉडल की हम बात करते हैं। उस मॉडल का नाम है वाटरफॉल मॉडल। मतलब SDLC के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग मॉडल होते हैं। SDLC के अंदर आपने देख लिया कि 4 फेज होते हैं इंपॉर्टेंट, बाकी और भी फेज होते हैं। लेकिन अब इन फेजेस के थ्रू क्या हुआ कि अलग अलग तरीके के मॉडल डिजाइन किए गए कि भाई ये वाला मॉडल है, इसके अंदर ये फेज इसी तरीके से काम में करेंगे। दूसरा मॉडल है, उसके अंदर ये फेज आ जाएंगे। तीसरा मॉडल है, उसके अंदर ये फेज आ जाएंगे। मतलब जो हमने फेज जो डिस्कस किए हैं SDLC के, उनसे रिलेवेंट चीज़ें, उनके अंदर भाई ये चीज़ें हम कवर करेंगे, इसमें ये चीज़ें कवर करेंगे, इसमें ये चीज़ें कवर करेंगे, इसमें ये चीज़ें कवर करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं जो वो उसके अंदर आ जाएंगी। अब देखिए, आपको मैं जो आपको एक मॉडल दिखा रहा हूँ, वो है वाटरफॉल मॉडल का एक डायग्राम है। अब इस मॉडल के अंदर जैसे कि आप इसके अंदर ये डायग्राम देखिए, इसमें ये सबसे पहली जो है ये एनालिसिस है। एनालिसिस फेज है इसके अंदर, ये एनालिसिस। ये सेकंड है, ये डिज़ाइन फेज है, डिज़ाइन। ये है, ये इसका कोडिंग फेज है, कोडिंग। और ये है टेस्टिंग फेज। ये 4 फेजेस हैं, आप देख लीजिए, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग और टेस्टिंग। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए, इसके बाद और भी काफ़ी फेजेस आप डाल सकते हैं, चाहे तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं इंस्टॉलेशन, डिप्लॉय, मेंटेनेंस। ठीक है, और भी कुछ फेजेस आप जो चाहें तो उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फेज है। अब बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्यों वाटरफॉल मॉडल है, और इसके अंदर क्या चीज़ है, ये हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब आप वाटरफॉल मॉडल की बात करते हैं तो सबसे पहला फेज है, ये है एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है। उसके बाद इसमें आता है डिज़ाइन फेज, उसके अंदर बाद में आता है कोडिंग फेज, फिर टेस्टिंग फेज।
अब इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर क्या क्या आता है। अब देखिए एनालिसिस के अंदर आपने सब कुछ देख लिया है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या आएगा, एनालिसिस के अंदर आएगा उसके जो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एसआरएस, उसका टेक्निकल क्या स्पेसिफिकेशन है, और ये सारी चीज़ें एनालिसिस एनालाइज करेंगे उस चीज़ को, हम जो बना रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सिस्टम रिक्वायरमेंट या जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एसआरएस, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर आती है। डिजाइनिंग के अंदर उसके अंदर क्या क्या पता है, हम डीएफडी, सीएफडी, फ्लो चार्ट, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम, और ये यूएमएल के अंदर जितने डायग्राम आते हैं वो सारे डायग्राम या आर्किटेक्चर वो आएगा। कोडिंग में कोड, उसका कोड, उसके अंदर सोर्स कोड हम जो लिखेंगे, या उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें काम में लेनी है, क्या क्या डेटाबेस वगैरह इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, ये सब कुछ आता है। टेस्टिंग के अंदर हमने जो डिस्कस किया किस किस लेवल की अलग अलग तरीके की टेस्टिंग होती है वो सब। और इंस्टॉलेशन के अंदर हम उसको इंस्टॉल करवा देंगे उस चीज़ को, हम पर्टिकुलर कि भाई ये इंस्टॉलेशन हो गया है, उस चीज़ को हम बनने के बाद टेस्ट हो गया है, टेस्ट होने के बाद उसका इंस्टॉलेशन हो गया है, और इंस्टॉलेशन के बाद उसके मेंटेनेंस पार्ट, ठीक है। अब देखिए वाटरफॉल मॉडल है, इसके और भी कई सारे नाम हैं, वो आपको बताएंगे। इसको सीक्वेंस मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर सीक्वेंस मॉडल। इसको लीनियर सीक्वेंस मॉडल भी बोलते हैं, इसको वाटरफॉल मॉडल भी बोलते हैं, इसको जो क्लासिकल मॉडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके अलग अलग नाम है, लीनियर सीक्वेंस मॉडल, क्लासिकल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, और ये सब कुछ इसके नाम है। अब इसके अंदर जैसे कि मैन क्या चीज़ होती है इसके अंदर, देखिए आप इसमें आप 4 फेजेस हैं वो तो लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा आप इसके अंदर कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 4 तो लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा आप कुछ एडिशनल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए वाटरफॉल का मतलब होता है पानी जैसे गिरता है। पानी जैसे गिरता है मतलब ऊपर से लेके नीचे की तरफ। इसका क्या मतलब होता है? मतलब एक बार अगर एक फेज में से नीचे दूसरे फेज में हम आ गए तो उस फेज के अंदर हम वापस से नहीं जाएंगे, ये हमें कंफर्म है। मतलब एक फेज से दूसरे फेज में अगर हम आ गए तो हम वापस से दूसरे फेज में नहीं जा सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक बार रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया, मतलब क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो करने के बाद हम डिजाइन फेज के ऊपर आ गए। तो ये देखिए डिजाइन फेज के ऊपर आने के बाद हम डिजाइनिंग कर रहे हैं। अब वापस से हम नई रिक्वायरमेंट नहीं ले सकते, मतलब हम वापस से पीछे की तरफ नहीं जा सकते, बैक की तरफ नहीं जा सकते, या फिर इसको इसीलिए वाटरफॉल कहते हैं, पानी की तरह नीचे गिरना, या फिर सीक्वेंशियल भी कहते हैं। एक सीक्वेंस से दूसरी सीक्वेंस के ऊपर आप बढ़ चुके हैं, तो इसको हम सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। तो मतलब आप आगे चले गए हैं उस फेज से, क्या आप पिछले फेज में नहीं जा सकते, मतलब आप उसमें नए चेंजेस नहीं कर सकते हो आप उसमें। अब एक बार आप डिजाइनिंग कर लिया, आपने डिजाइन कर लिया, ये चीजें बनेंगी, ये क्लास बनेगी, ये डीएफडी बनेगी, ये सीएफडी बनेगी। अब आप उसमें कोई नई चीज, उसके बाद में आप यहाँ पे कोडिंग में आ गए, अब आप उसकी कोडिंग कर रहे हो। तो ध्यान रहे, अब आपने जो डिजाइन किया है उस चीज की आप कोडिंग कर रहे हैं, अब आप वापस से नई चीज डिजाइन नहीं कर सकते, मतलब वापस से इसके अंदर आप बैक नहीं जा सकते हो। कि ऐसा हो कि भाई आप वापस से इसके अंदर आप सोचो कि मैं जैसे कि ये जो फेज है आपका, कि कोडिंग फेज है, इससे आप चाहो कि मैं वापस से डिज़ाइन फेज के ऊपर चला जाऊं, मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं वहाँ पे एक नई डिज़ाइन बना दूं और फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूं, तो ये इसके अंदर इस मॉडल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक सीक्वेंशियल मॉडल है, ये एक क्लासिकल मॉडल है, ये एक वाटरफॉल मॉडल है। इसमें एक बार आप अगर दूसरे फेज पे आ गए हो तो आप पीछे की तरफ नहीं जा सकते। ऐसे ही सेम केस जैसे कि आप इम्प्लीमेंटेशन से आप चले गए किधर की तरफ, नेक्स्ट फेज है आपका टेस्टिंग। अब आपने बना दिया, बनाने के बाद अब आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो, अब टेस्टिंग के ऊपर आ गए, अब आप उसके अंदर पीछे की तरफ नहीं जा सकते, मतलब आप वापस से अब कोडिंग के अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, अब आप उसके अंदर नई चीज़ें नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हो, नई चीज़ें आप उसमें नहीं डाल सकते हो, तो मतलब आप पीछे की तरफ नहीं जा सकते। सेम इसी तरीके से सारे के सारे मॉडल, मतलब एक बार आप सबसे पहले तो एनालिसिस से डिज़ाइन की तरफ चले जाएंगे, फिर डिज़ाइन से आप चले जाएंगे कोडिंग की तरफ, फिर कोडिंग से टेस्टिंग की तरफ, फिर टेस्टिंग से इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस। अब आप बैकवर्ड मूवमेंट इसमें नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल मॉडल, क्लासिक लाइफ साइकिल, और ये सब कुछ इसके नाम है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर हैं आपके जो है इसके अंदर कुछ। अब इसके हम क्या चीज़ें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, इसकी थोड़ी सी हम जैसे इसका डिस्कशन करते हैं, भाई ये क्या चीज़ें हैं, क्या हमने पढ़ा है।
जो हाँ देखिए भाई, हमने पढ़ लिया कि भाई वाटरफॉल मॉडल का मतलब क्या है, इसमें क्या चीज़ें समझ में आती हैं। अब हम जो इसके बारे में कुछ थोड़ा डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इसके बारे में क्या समझा। स्नेहा, स्नेहा पंवार, मेरी आवाज़ आ रही है? स्नेहा, नहीं आ रही? रोशनी, रोशनी सोनी, हाँ, मेरी आवाज़ आ रही रोशनी? रोशनी सोनी, आवाज़ आ रही है मेरी? प्रांजल, प्रांजल, यस सर। ठीक है प्रांजल। मैंने जो डिस्कस किया अभी, जो वाटरफॉल मॉडल है उसके अंदर आपने ये देखा कि समझ में आया आपके कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? वाटरफॉल, यस सर। ठीक है, उसके अंदर आपने ये देखा कि हम एक फेज से वापस से पीछे की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब इसका कुछ आप कोई एक फायदा बताएंगे या एक नुकसान बताएंगे? इसका कोई नुकसान बताना चाहें या कोई फायदा बताना चाहें इसके बारे में, कि हम एक फेज से दूसरे फेज के अंदर पीछे वापस नहीं जा सकते हैं, बता जैसे पाएंगे? हाँ हाँ, डिजाइन में कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो अपन वापस नहीं जा सकते, वेरी गुड, तो वेरी हमको गुड, वेरी गुड। अगर हम कोडिंग में आ गए हैं, डिजाइन के आगे वाले फेज कोडिंग में आ गए हैं, और अगर हमारी कोई मिस्टेक हो गई है और वो हमको बाद में हमें सही करनी है, वो हम डिजाइन फेज में नहीं जा सकते। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, माइक अपना म्यूट कर लीजिए। वेरी गुड। हाँ, राहुल तोमर, राहुल तोमर, राहुल, स्नेहा, स्नेहा, सर हाँ स्नेहा, कोई एक और ड्रॉबैक बता पाएंगे आप इसका? ड्रॉबैक इसका कुछ बताना चाहें? जैसे हमने एक मॉडल पढ़ा, वाटरफॉल मॉडल जो है, इसमें हम जैसे एक यस फेज के अंदर आने के बाद दूसरे फेज में चले जाते हैं, तो आप इसका कोई एक ड्रॉबैक बताना चाहेंगे या इसका कोई एक फायदा बताना चाहें आप? सर, इसका ड्रॉबैक है कि बैक नहीं जा सकते वापस पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? बैक नहीं जा सकते, उससे क्या नुकसान हो सकता है? जैसे एनालिसिस में कोई नुकसान हो सकता है, डिजाइन में कोई नुकसान हो सकता है, क्या क्या यस, उससे क्या नुकसान हो सकता है? अगर कोई मिस्टेक हो जाए पीछे तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन वो प्रीवियस फेज में मिस्टेक होगी, तो आपको बताना होगा, जैसे उसके एनालिसिस में हमको हमसे कोई गलती हो गई, मतलब हम उसके अंदर कुछ एनालाइज करना भूल गए, हमने कोई रिक्वायरमेंट ली नहीं, तो वो आप रिक्वायरमेंट नहीं ले सकते। समझ रहे हैं आप बात को? यस गुड गुड, ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए मोबाइल। तो देखिए मेरा आप लोगों से सबसे पहली बात, तो देखिए आप लोगों से मैं कम्युनिकेशन इसलिए करता रहता हूँ ताकि आप लोगों का दिमाग थोड़ा खुला रहे, कि आपको पता रहे कि चल क्या रहा है, ठीक है, और आप लोग इसके बारे में आराम से सोच सकें कि हो क्या रहा है, ठीक है।
तो अब हम इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान की थोड़ी बात करते हैं। जैसे इसके अंदर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वाटरफॉल जो मॉडल है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, तो देखिए आप इसके अंदर बहुत ईज़ी मॉडल है ये, बहुत ही ईज़ी मॉडल है, आराम से समझ में आ जाता है। मतलब आपने एनालाइज़ किया, फिर डिज़ाइन की, फिर आपने कोडिंग की, फिर टेस्टिंग की, बहुत ही सिंपल मॉडल है ये आपके लिए, ठीक है। और क्या-क्या फ़ायदे हैं? और ये फ़ायदे हैं कि मतलब हम इसको है वो अनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ है उसको भी यूज़ में ले सकते हैं। मतलब जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो कोई पर्टिकुलर चीज़ का और किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं हो तो आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। तो ये जो स्टाफ है उसको भी आप अनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ को आप काम में ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है उसके अंदर जो इसके माइलस्टोन है या जो चीज़ें हमें उसकी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट वो बिल्कुल क्लियर हो तभी हम काम में लेंगे, ये बात मैं आपको बताऊंगा। मतलब इसके अंदर एक फेज से वापस नहीं जा सकते, मतलब आपको हर चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो तभी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब उसके अंदर चेंजेज होने नहीं चाहिए, मतलब आपकी हर चीज़ बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। मतलब आपका हर जो आपने जो एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया, कोडिंग किया, टेस्टिंग किया, उसमें कुछ भी चेंज और कुछ भी नहीं आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। वो सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखा जाए तो हम यानी कि बहुत ही रेयर केस के अंदर हम इसको काम में लेंगे, आप समझिए इस बात को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट स्टेबिलिटी की, सेम केस, रिक्वायरमेंट पहले से स्टेबल होगी कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, ये आपकी बनी रहेंगी और वो पहले से डिफाइन होंगी, उसके अंदर बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो। फिर उसके अंदर ये जो मॉडल है ये सिंपल मॉडल है, साफ मॉडल है, सीक्वेंस से फ्लो होता है, तो एक बहुत ही मैनेजमेंट का कंट्रोल इसके ऊपर ओवरऑल रहता है कि भाई इसके अंदर पता रहता है कि हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, और ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो इसके ऊपर कंट्रोलिंग रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर वर्क्स वेल व्हेन द क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉस्ट और शेड्यूल। तो इसका मतलब ये है इसके अंदर, मतलब कि क्वालिटी जो है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, उसके अंदर ज़्यादा अच्छा काम करता है। हालांकि इसके अंदर अगर बात की जाए, देखा जाए तो इस मॉडल को हम यूज़ में कम लेते हैं क्योंकि बहुत सारे ड्रॉबैक हैं इसके अंदर, पीछे की तरफ जा ही नहीं सकते, तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं ये सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ों के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, भाई इसके अंदर आप कब कब काम में लेंगे। तो जैसे देखिए आप इसके अंदर टेक्निकल है वो आपको टेक्नोलॉजी पहले से ही समझ में आई हुई हो तभी आप इसको काम में लेंगे। प्रोडक्ट डेफिनेशन स्टेबल है, मतलब आप बार बार चेंज नहीं करेंगे उसको कि भाई क्या है और उसके अंदर क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं और क्या किस तरीके से चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी नो नो, नया वर्जन है वो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का वो अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कि बाद में आप चेंज करें उसके अंदर, ठीक है। वो सारी चीज़ें और पोर्टिंग इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू ए न्यू प्लेटफॉर्म, उसके अंदर आप चाहें तो वो इस तरीके से कि भाई आप उसको नए के अंदर पोर्ट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, वो आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर कुछ चीज़ें और देखें, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये आप ये मॉडल देखिए, एनालिसिस डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग, ये वाटरफॉल मॉडल ही है। वाटरफॉल मॉडल को आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि एनालिसिस, फिर उसके अंदर ये सीक्वेंस में दिया हुआ है एनालिसिस, फिर डिजाइन, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग। तो ये जो दोनों फेज हैं इसको सिस्टम इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग कहते हैं, ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। ये इन दोनों फेजेस को, एनालिसिस और डिजाइन फेज है, इसको मॉडलिंग, सिस्टम मॉडलिंग फेज कहते हैं, मैंने बताया था पिछली बार आपको, सिस्टम मॉडलिंग फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइंड डी सिस्टम इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम बात करते हैं इसके कुछ जैसे ड्रॉबैक्स की बात करते हैं इसके अंदर। तो इसको देखिए एक बार हम इसके अंदर पीछे की तरफ नहीं जा सकते, मैनली जो सिक्वेंशियल प्रोजेक्ट हैं उन्हीं के अंदर काम मिलेंगे। रियल प्रोजेक्ट रेयरली फॉलो द सिक्वेंशियल फ्लो, रियल जो प्रोजेक्ट है वो सिक्वेंशियल फ्लो यूज में नहीं लेते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर बार बार इटरेशन, इटरेशन मतलब चेंजेज आते रहते हैं, तो उसके अंदर बार बार इस मॉडल को काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज तो ये इसका ड्रॉबैक होगा। एक क्या हो गया, इट इज ऑफन डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर टू स्टेट ऑल द रिक्वायरमेंट एक्सप्लिसिटली, मतलब पहले से ही आप उसकी रिक्वायरमेंट बता दें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है। मतलब रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, रिक्वायरमेंट नई बनती रहती है, अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं, तो ये चीज़ें क्या है कि नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है।
तीसरा इसके अंदर है कस्टमर मस्ट हैव ए पेशेंस होना चाहिए उसके पास। पेशेंस के अंदर मतलब इन द पेशेंस इन द मींस इट मे बी इन द सेंस ऑफ द टाइम और इन द सेंस ऑफ द मैनी थिंग। मतलब आपने एक काम कर दिया, फिर आपको पता चला यार पीछे चेंज नहीं कर सकते, तो वो जो काम होना था वो उसी तरीके से मतलब कुछ गड़बड़ हो गया, या फिर वो प्रॉपर आउटपुट आ नहीं पाया, या प्रॉपर गोल आपका अचीव नहीं हो पाया, तो उसके अंदर पेशेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसके अंदर आती हैं। तो ये वाटरफॉल मॉडल ही है। देखिए वाटरफॉल मॉडल का ही दूसरा डायग्राम है, वो एक ही बात है, मैंने आपको बताया था। इसमें 4 ही फेजेस दिए हुए हैं। ये आपके जो प्रेसमैन बुक है उसके अंदर दिया हुआ। देखिए इसको, इस मॉडल को क्या क्या कहते हैं, इसको क्लासिकल लाइफ साइकिल बोलते हैं, इसको वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं, और इसको लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें अभी हम लेक्चर पे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या क्लास का टाइम है वो इसका वो होने वाला है कंप्लीट। तो मैंने जो चीज़ें बताई शायद आपके थोड़ी समझ में आई होंगी। मैं एक दो लोगों से और पूछ लेता हूँ, तो आप लोग एक बार बता दीजिए। ठीक है, क्लास अब इसके बाद में ओवर हो गई है। ठीक है, हिमांशु, हिमांशु अपना माइक अनम्यूट करो। हिमांशु कुमार, हिमांशु कुमार सुन नहीं रहे होगा भाई। अविनाश, 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 हाँ अविनाश, मैंने जो बताया वो समझ में आया? वाटरफॉल मॉडल या सीक्वेंशियल मॉडल क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, हैं? यस सर, आ गए। गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूजा, पूजा पंडित, पूजा समझ में आया मैंने जो बताया? आवाज नहीं आ रही पूजा? राशि, 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 राशि मैंने जो बताया वो समझ में आया आपके?